ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हम रिवाइज्ड शेड्यूल 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चैप्टर्स में नए चेंजेस आए हैं, एग्जैक्टली मैं नए चेंजेस ना बोल के ये कह सकता हूँ, इंस्टीट्यूट ने तो कहा है कि हमने इस चैप्टर को चेंज कर दिया है। तो जो ये नया चैप्टर डेवलप हुआ है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में दो बातें डिस्कस होने वाली हैं। शेड्यूल 3 के अंदर कौन कौन से रिविजन्स हुए हैं और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला जो नया चैप्टर है वो कितना नया है, कितना पुराना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवाइज्ड शेड्यूल 3। डरने की कुछ बात नहीं है, ऐसे कोई बड़े सारे चेंजेस नहीं हैं जिसको लेकर आपको डरने को लगे। ये वीडियो सभी बच्चे देख सकते हैं जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस ली हैं, चाहे क्लासेस नहीं ली हैं। मैं आपको क्विकली बता दूंगा कि शेड्यूल 3 में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और कौन से आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। तो शेड्यूल 3 में सबसे पहला चेंज हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के फेस के अंदर जहां आप नॉन करंट लायबिलिटी दिखाते हो, वहां फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो मेन हेड है उसके अंदर पहला बोरोइंग आता है और बोरोइंग के बाद आता है लीज लायबिलिटी। तो ये एक चेंज हुआ है जो लीज लायबिलिटी आप दिखाते हो इंड AS 116 के अकॉर्डिंग। तो पहला चेंज जो हुआ है वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको लीज लायबिलिटी दिखाना है। अगर आप लेसी हैं और आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लीज अगर आपने लीज पे कुछ असेट लेके रखा है तो आपको लीज लायबिलिटी दिखाना होगा। अब आप यहां पर ये पूछोगे कि सर व्हाट अबाउट लीज रिसीवेबल, सर हम लेसर हैं तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर रिसीवेबल भी तो होना चाहिए। उसका उन्होंने कोई सेपरेट हेड नहीं बनाया है, उसको उन्होंने मान लिया है कि ट्रेड रिसीवेबल अगर शॉर्ट टर्म है और अगर लॉन्ग टर्म है तो वो अदर नॉन करंट असेट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। सो लीज लायबिलिटी का एक हेड उन्होंने डाल दिया है, सब हेड उन्होंने डाल दिया है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। सेम टू सेम उन्होंने करंट लायबिलिटी के अंदर भी लीज लायबिलिटी का हेड डाल दिया है एज पर इंड AS 116। तो बैलेंस शीट के फेस में तो एक ही चेंजेस हैं, लीज लायबिलिटी आपको दिखाना है। कहां कहां दिखाना है? फाइनेंशियल लायबिलिटी मेन हेड है, उसके अंदर सब हेड लीज लायबिलिटी, दोनों जगह पर। बैलेंस शीट में सर और कोई चेंजेस नहीं। बैलेंस शीट के अंदर अलावा नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ चेंजेस इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तक क्या होता था, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते थे तो हम करंट ईयर में ऐसे दिखाते थे कि भाई ओपनिंग कितना है, ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंजेस हुए, क्लोजिंग कितना हुआ। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इस बार बोल दिया कि नहीं, आपको करंट ईयर में भी चेंजेस दिखाने और आपको प्रीवियस पीरियड में भी चेंजेस दिखाने, और उन चेंजेस में भी उन्होंने उन कॉलम्स को भी बढ़ा दिया। अब आप देखें क्या बोल रहा है, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग। करंट ईयर के रिपोर्टिंग ईयर में क्या बैलेंस था? चेंजेस इन इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू टू प्रायर पीरियड एरर्स। आपने करंट ईयर के ओपनिंग में अगर कोई चेंज किया बिकॉज ऑफ प्रायर पीरियड एरर, तो अब आपका रीस्टेटेड बैलेंस ओपनिंग कितना हो गया, और उसके बाद करंट ईयर में आपने इक्विटी कैपिटल में क्या क्या चेंजेस किए, जैसे उसमें बायबैक होंगे, जैसे उसमें इशू होगा। पहले क्या था, पहले पता है क्या था, ये दो कॉलम थे और ये वाला कॉलम था, बस बीच के दो कॉलम उन्होंने ऐड किए हैं कि अगर आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में आपने ओपनिंग बैलेंस में कुछ चेंजेस किए हैं तो उससे पहले क्या बैलेंस क्या था, चेंजेस से पहले का बैलेंस क्या था। आपने ओपनिंग में बिकॉज ऑफ प्रायर पीरियड एरर बाय अप्लाइंग इंड AS 8 आपने उसमें क्या चेंज किया, फिर आपका रीस्टेटेड बैलेंस कितना आ गया, फिर उसके बाद आपके ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस और क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो ये चेंज है। सेम टू सेम आपको प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में क्या चेंजेस होने हैं, मतलब प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में आपका प्रीवियस पीरियड का बिगिनिंग में आपका ओपनिंग कैपिटल बिफोर प्रायर पीरियड एरर कितना था, प्रायर पीरियड एरर को रीस्टेट करने के बाद आपका बैलेंस कितना हो गया, फिर आपके चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए। तो आपको ये ध्यान रखना है, इक्विटी कैपिटल का, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का आपको ऐसे दो स्टेटमेंट बनाने हैं जहां पर बिकॉज ऑफ प्रायर पीरियड एरर आपके उसमें रीस्टेटेड बैलेंस भी दिखने चाहिए। नेक्स्ट अदर इक्विटी। अदर इक्विटी को मैंने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल न करके वर्टिकल फॉर्म में बनाया है। आप देखेंगे अदर इक्विटी में जो है वो है करंट रिपोर्टिंग पीरियड। मैं इसको एक काम करता हूं, अगर ये ओके ये नहीं होगा, अगर मैंने इसको ऐसा भी किया तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं,
इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट पहले भी था, इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहले भी था, रिजर्व एंड सरप्लस में पहले भी था, बस ये था कि भाई कैपिटल रिजर्व अलग दिखाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग दिखाना है, अदर रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग अलग दिखाना है, सब ये पहले ही थे। डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई आपका इंड AS 109 के अकॉर्डिंग पहले भी था, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई पहले भी था, कैश फ्लो हैज रिजर्व पहले भी था, रिवोल्यूशन सरप्लस पहले भी था, एक्सचेंज डिफरेंस पहले भी था, अदर आइटम ऑफ ओसीआई पहले भी था, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल पहले भी था। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, बस इसमें क्या चेंज है, अभी तक आप ये सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर का दिखाते थे, बट अब आपको ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का भी दिखाना पड़ेगा। पहले हम ये नहीं करते थे, हम सिर्फ करंट ईयर का दिखाते थे, प्रीवियस ईयर का नहीं दिखाते थे, अब आपको ये करना पड़ेगा। मैं पर्सनली मानता हूं ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन उठा लीजिए आपसे प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड के कंपैरेटिव्स आपको दिए ही नहीं जाते क्वेश्चन में, तो ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है, वो लीज लायबिलिटी वाला फैक्टर। फिर अ कंपनी शैल डिस्क्लोज शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स एज अंडर। अब कंपनीज को प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। यस, कंपनीज को प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर और परसेंटेज ऑफ चेंज ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें सीरियल नंबर, प्रमोटर नेम, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल परसेंट ऑफ शेयर्स एंड टोटल वगैरह वगैरह। फिर प्रमोटर्स हैव मींस प्रमोटर्स एट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, डिटेल्स हैव बीन गिवन, परसेंट चेंज शैल बी कंप्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर और इशूड ड्यूरिंग द ईयर और फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कुल मिला के जो भी आपके प्रमोटर्स हैं, सारे शेयर होल्डर्स नहीं, जितने भी प्रमोटर्स हैं उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपकी कंपनी में कितना कितना है वो आपको दिखाना पड़ेगा। रेलेवेंट है क्या, थोड़ा सा रेलेवेंट है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। करंट एसेट के डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं है, ऑपरेटिंग साइकिल करंट लायबिलिटी में कोई बदलाव नहीं है, इन सभी चीजों में कोई भी बदलाव नहीं है। बदलाव कहां है, बदलाव कहां है, जब आप करंट एसेट्स के नोट्स दिखाते हो तो उस नोट्स में आप ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाते हो, राइट। तो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का आउटस्टैंडिंग और एजिंग शेड्यूल दिखाना पड़ेगा। फॉर ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शेल बी गिवन। आपको ये एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा जिसमें आप बताएंगे लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। कितने रिसीवेबल्स आपके 6 महीने के अंदर अंदर हैं, 6 महीने से ऊपर 1 साल तक हैं, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल हैं, 3 साल से ज्यादा हैं। उसमें भी आपको कैटेगराइजेशन क्या करना है, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जिसमें कोई आपको टेंशन नहीं, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है, गुड डेटर्स हैं। फिर अनडिस्प्यूटेड रिसीवेबल विच हैव द सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क है, तो अनडिस्प्यूटेड अभी तक उन्होंने हमें कोई ऐसा मना नहीं किया है, पर क्रेडिट रिस्क बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है उनका, क्योंकि बिजनेस चलना बंद हो गया, ऐसा लग रहा है कि शायद पैसा डूब जाए। तीसरा, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट इंपेयर्ड, क्रेडिट इंपेयर्ड मतलब जिनके ऊपर इंपेयरमेंट लगना चाहिए। फिर डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स, इस तरीके से आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज करना पड़ेगा। सर ये किसके अकॉर्डिंग है, टेक्निकली अगर आप देखोगे, अगर आपको याद हो तो इंड AS 109 एंड 32 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब हम इंपेयरमेंट करते हैं तो ये इंपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने के लिए ये डिस्क्लोजर बताया गया है। तो ये डिस्क्लोजर बेसिकली इंड AS 109 और 32 के अकॉर्डिंग दिया गया है, ये वाला डिस्क्लोजर। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? ऑल राइट। तो ये डिस्क्लोजर थोड़ा बहुत रिलेवेंट है, ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। अगर उन्होंने आपको एजिंग शेड्यूल बताया ही नहीं है तो आप क्या ही बनाओगे ये, है ना। ये तो तभी बनाओगे ना जब आपको वो डिटेल देगा। Other current assets, this is an all-inclusive heading which incorporates current assets that do not fit into any other asset like advance other than capital advance, advance to directors और other officers। ठीक है, ये कोई बड़ा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्या चेंजेस है सर, उसके बाद आपके ट्रेड पेबल्स के एजिंग शेड्यूल पे भी चेंजेस हैं। मतलब आपका नया वाला आ गया, ये बिल्कुल नया आ गया, ये भी नया, ट्रेड रिसीवेबल का भी एजिंग शेड्यूल नया वाला आ गया। आपको दिखाना पड़ेगा भाई MSME, अदर डिस्प्यूटेड ड्यूज और डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स। पहले MSME और अदर्स थे ही थे, अब इसमें उन्होंने डिस्प्यूटेड भी जोड़ दिए, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स, इससे लेस देन 1 ईयर्स का कोई हेडिंग नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? चलो उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कोई बदलाव नहीं है बेटा। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यस, 3 चीजें उन्होंने न्यू जोड़ी हैं। एक तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी था हालांकि, और तीसरा डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी। तो पहला अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अ कंपनी शैल गिव डिटेल्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन
not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act 1961 by search, survey, any other relevant provisions of the Income Tax Act, unless there is immunity for disclosure under any scheme, and also state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books. कौन करेगा ये सब? वो कह रहा है आपकी इनकम टैक्स, अरे वो होता है ना आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, फिर आपका सेक्शन 68, 69, सेक्शन 68 है ना, अनडिस्क्लोज इनकम। ये कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना आप जो आपने जो इनकम रिकॉर्ड नहीं की ना वो भी आप इसमें दिखाओगे। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, that has been surrendered or disclosed as income during the year in the income tax under the Income Tax Act। मतलब आपको पता होगा कि कभी कभार ऐसा होता है बीच में इनकम टैक्स वाले लोग 4-5 साल में एक बार स्कीम निकालते हैं कि आइए अपनी इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम हमें सरेंडर करिए, हम आपसे कोई पेनल्टी वेनल्टी नहीं लेंगे। याद है आपको ऐसी कोई स्कीम आती रहती है? मुझे ऐसी स्कीम मुझे अभी याद है कि पिछले 2-3 साल पहले आई थी। तो अगर आपने ऐसी कोई करंट ईयर में ऐसी कोई स्कीम को फॉलो करके इनकम डिस्क्लोज कर दी है तो आप ज़रूर ये चीज़ करके रख सकते हो। That has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under Income Tax Act, unless there is a immunity, मतलब जब तक आपके पास कोई एग्जेम्पशन नहीं है डिस्क्लोज ना करने की, ठीक है ना। दूसरा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिखा है? व्हेन द कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज विद रिगार्ड टू CSR। आपको ये CSR के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड, कितना अमाउंट आपको स्पेंड करना चाहिए, कितना आपने एक्चुअल में किया, शॉर्टफॉल कितना हुआ, प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल कितना है, रीजन फॉर शॉर्टफॉल, नेचर ऑफ CSR एक्टिविटी, आपने कौन कौन सी CSR एक्टिविटीज आपने की हैं, डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंट्रीब्यूशन टू अ ट्रस्ट कंट्रोल बाय द कंपनी इन रिलेशन टू CSR। आपने CSR एक्सपेंडिचर किसी रिलेटेड पार्टी के पास तो नहीं कर दिया। वेयर अ प्रोविजन इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी इनकर्ड बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन द मोमेंट इन प्रोविजन, आपने अगर कोई प्रोविजन बनाया था CSR का तो उसमें प्रोविजन में क्या बदलाव आए वो सब आपको रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे। डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, ये डिटेल्स आपको बतानी पड़ेंगी इस बार। व्हेन द कंपनी हैज ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज। क्या प्रॉफिट लॉस आपको हुआ ट्रेड करके, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एट द रिपोर्टिंग डेट पर आपके पास कोई बिटकॉइन या ऐसी कोई अदर कोई करेंसी है क्या, डॉजे कॉइन वगैरह ऐसे कुछ है क्या, क्रिप्टो करेंसी आपके पास अगर आपके पास आपने होल्ड करके रखा है एज ए इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए आपने कोई डिपॉजिट्स किसी से एक्सेप्ट किए हैं या फिर आपने किसी को एडवांस दिया है, मतलब अगर आपने किसी और को भी पैसा दिया है उसको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए तो वो भी बताओ, किसी से पैसा उधार लिया है तो वो भी बताओ क्रिप्टो के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या चेंजेस है? बाकी चेंजेस कोई कुछ खास नहीं है। जितने भी जो चेंजेस बाकी हैं, एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन फॉर बोथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ या फिर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, लाइक टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अपना होल्ड करके रखा है, दिखा रहे हो, जबकि वो आपके नाम पर टाइटल नहीं है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। ये जो शेड्यूल 3 का रिवीजन है और जो ये फ्रेमवर्क वाला चैप्टर है, ये दोनों के नोट्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप देख लेना, ठीक है ना। तो आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के रिस्पेक्ट में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के रिस्पेक्ट में। फिर आपका इंटेंजिबल एसेट्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, वो सब आपको बताया गया है। डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज, अगर आपने कोई बेनामी प्रॉपर्टीज होल्ड करके रखी हैं बेस्ड ऑन बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है तो उनकी डिटेल्स कौन देगा यार, इनकी डिटेल्स इतने सब लोग सब थोड़ी अच्छे लोग बन जाएंगे। फॉलोइंग रेशियोज टू बी डिस्क्लोज, आपको करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, बाप रे बाप, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे रेशियोज की डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। ओ माय गॉड, लाइक दैट, ठीक है ना। तो बस बेसिकली आपको ये सब करना है।
ठीक है ना। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, वो सब आप पढ़ सकते हो। कुल मिला के मैं अगर आपको इसको रेट करूं कि जो चेंजेस हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं रियल डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको रेट करूं तो मैं बोलूंगा कि कोई बड़े चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ लीज लायबिलिटी आपके बैलेंस शीट के फेज में आना शुरू हो जाएगा आपसे लेकर, इसके अलावा कोई बड़े सारे चेंजेस नहीं है जो एज सच आपको एग्जाम में काम आएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल और का जो उन्होंने फॉर्मेट में चेंजेस किया है वो थोड़ा बहुत फिर भी बोल सकते हैं, बाकी उसको लेकर उसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है, सारे डिस्क्लोजर बेस्ड चेंजेस है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। सो दिस वाज गाइस शेड्यूल नंबर 3। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या बदलाव हुए हैं। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के चैप्टर को चेंज कर दिया है, हमने नया चैप्टर नया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डाला है। देखते हैं नया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। पहले आप इसके नोट्स चाहो तो डाउनलोड कर लो। ऑल राइट, सो फाइनेंस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है ना, ऐसे कहता है कि चैप्टर को चेंज किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल निकाल के देख लीजिएगा। मैंने ये जो चैप्टर मैंने फ्रेम किया है, अपने जो नोट्स मैंने फ्रेम किए हैं, मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से निकाल कर ही फ्रेम किया है। जहां मुझे रिक्वायरमेंट लगा कि कट शॉर्ट कर सकते हैं, वहां मैंने कट शॉर्ट किया है। आपकी मर्जी, आप इसको रेफर करना चाहें तो इसको रेफर करिए, आपकी मर्जी अगर आप डायरेक्ट आईसीआई मॉड्यूल रेफर करना चाहें तो आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इस चैप्टर का इतना बड़ा कोई वेटेज नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हर बार इस चैप्टर से आता ही है, तो यहां पर हमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि यार हम किस चैप्टर को देखकर डर रहे हैं, या फिर हम एग्जाम डेज में किसको कितना वेटेज देना चाहिए। तो आप आराम से इस चैप्टर को देखिए कि क्या क्या है। मेरा पर्सनली मानना है इस चैप्टर में कोई नया कुछ इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, सिर्फ जो जिस तरीके से पहले चैप्टर को बनाया गया था उन्होंने इस बार थोड़ा सा बड़ा कर दिया, पॉइंट्स को हेडिंग बना दी, और इसी टाइप में कुछ कुछ चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बस दैट्स ऑल। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन यही बताता है कि यार ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, ये किसी भी स्टैंडर्ड को ओवरराइड नहीं करता है। हालांकि अगर कोई स्टैंडर्ड कुछ बात नहीं करता किसी चीज़ पर, किसी ट्रीटमेंट पर, तो आप इस फ्रेमवर्क को रेफर कर सकते हो, पहले भी वही था, ठीक है ना। ये जो फ्रेमवर्क है ये किस किस को असिस्ट करता है, किस किस को हेल्प करता है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो। ये कंपनीज को हेल्प करता है कि किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहीं के लिखा हुआ तो आप इसको रेफर कर सकते हो। ये सभी अदर पार्टीज को भी हेल्प करता है, ठीक है ना, कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। फिर उन्होंने बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। पहले भी था ऑब्जेक्टिव, ऐसा कुछ नहीं था। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, अदर क्रेडिटर्स, ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उन्होंने लिमिटेशंस के बारे में पढ़ाया। मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप इसको खुद रीड करोगे, हो सकता है शायद ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग कमेंट पे लिख दें कि अगर यही करना था तो ये वीडियो सिर्फ टेलीग्राम पे, ये जो नोट्स है टेलीग्राम पे डाल देते, ये वीडियो क्यों बनाया, ठीक है ना। मैं बना इसलिए रहा हूँ ये वीडियो ताकि देखिए हर किसी की अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है, वो अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करता है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ना कि हमें स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं होना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर इनटू सीए फाइनल। हाँ, बट एट द सेम टाइम अगर हम खुद सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास अगर एक गाइडेंस मिल जाए कि हाँ यार एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो हम सेल्फ रीड अच्छे से कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको वही गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नहीं समझा रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हैं। और मुझे पता है कि अगर आपने प्रॉपर ये वीडियो देखने के बाद इसको रेफर किया तो हार्डली 1 घंटे के अंदर आप इसको कवर कर लोगे। तो ये बताया गया कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है, आपको वो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, जैसे बैलेंस शीट में हम असेट लायबिलिटीज की बात करते हैं, वो आपको ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स बताते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, कैश फ्लोज, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है वगैरह।
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के? क्या आपके पास क्या पहले ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में नहीं था क्या? ये पहले भी था कि भाई रेलेवेंट होने चाहिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीटनेस, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर, कंपैरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी। इस बार उन्होंने उसको अच्छे से डिफाइन किया है ज्यादा, ठीक है ना। टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी। सो बेसिकली ये पहले भी था बच्चों, ये पहले भी था, ये ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। उसके बाद आगे क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंदर रिपोर्टिंग एंटिटी। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अभी तक हमने ऊपर पढ़ा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें कौन कौन सी चीज़ों को डालने पड़ता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या क्या हमें चीज़ें बताती हैं, ठीक है ना। रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा होना चाहिए, perspective adopted in financial statements. Financial statements should provide information about transaction, other events viewed from the perspective of the reporting entity as a whole. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए? रिपोर्टिंग एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बारे में बताया गया, पहले भी था, सेम एग्जांपल पहले भी था गोइंग कंसर्न के ऊपर, वही उन्होंने एग्जांपल रहने दिया है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले भी थे, असेट होता है, लायबिलिटी होता है, इक्विटी होता है, इनकम और एक्सपेंस होता है, ये पहले भी था, ठीक है ना। उसके बाद रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन, ये उन्होंने नया पॉइंट जोड़ा है, बट हम सबको पता है, बीइंग अ सीए फाइनल स्टूडेंट किसको नहीं पता होगा कि रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है और डी रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है। रिकॉग्निशन मतलब किसी भी आइटम को रिकॉर्ड करना, डी रिकॉग्निशन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से हटाना। Recognition is the process of capturing for inclusion in the balance sheet or statement of profit and loss an item that meets the definition of one of the element, किसी भी आइटम को रिकॉर्ड करना कुल मिला के, ठीक है ना। ओके, डी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, हर स्टैंडर्ड जो पढ़ते हो उसमें आपको सब में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताया जाता है। डी रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद क्या है, मेजरमेंट, ये पहले भी था, किसी भी जो भी मेजरमेंट बेसिस होते हैं हमारे, मेजरमेंट बेसिस कौन कौन से प्रकार के होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, करंट वैल्यू होता है, करंट वैल्यू के अंदर फेयर वैल्यू होता है, बहुत सारे इंडेक्स फेयर वैल्यू की बात करते हैं, इंडेक्स 113 तो फेयर वैल्यू के ऊपर है, वैल्यू इन यूज इंडिया 36 बात करता है, करंट कॉस्ट वगैरह होता है। करंट वैल्यू के अंदर और उन्होंने बोला कि भाई एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर हम इसको बेचेंगे तो कितना मिलेगा, एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से कि एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फेयर वैल्यू होता है, वैल्यू इन यूज होता है, और अगर एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो करंट कॉस्ट करके होता है। तो उन्होंने करंट वैल्यू को भी एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। इसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशन करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए आपको कौन कौन से चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्लासिफिकेशंस का और एग्रीगेशंस का, वो चीज़ें शेड्यूल 3 में भी बताई गई हैं। लास्ट, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, पहले नहीं था क्या ये पहले भी था। कैपिटल, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, ये पहले भी था, सेम एग्जाम्पल पहले के पहले थे। तो इसमें क्या बदलाव हुआ? कुछ बदलाव नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो ये चैप्टर वही है, बस चैप्टर में थोड़ी सी ना झांकी लगा दी, ठीक है ना। ये बोल देने से कि हमने पूरी तरीके से चैप्टर बदल दिया है, ऐसा दिख तो नहीं रहा है। उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से बस डिफाइन किया है, बाकी कुछ नहीं है। रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन डाल के उन्होंने कोई तीर नहीं चला दिया, बाकी सब कुछ वही है। मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ये चैप्टर रेफर करने के लिए, एटलीस्ट इस अटेम्प्ट के लिए, तो आप नहीं भी रेफर करोगे तो चलेगा। बाकी मेरे जितने भी आगे की अपकमिंग बैचेस, न्यू बैचेस आएंगी, तो मैं उसमें ये नया शेड्यूल 3 और नया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा। ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करूंगा, उनके गूगल ड्राइव ऑनलाइन डाउनलोड के लिंक में भी आ जाएगा और ये यूट्यूब पे भी रहेगा। तो अमेंडमेंट के नाम पर ये एक अमेंडमेंट था, बाकी अमेंडमेंट तो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे चैनल पे डाल चुके हैं। आई होप आपको चीज़ें अब आसान लगने लगी होंगी अमेंडमेंट को लेकर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।